हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मैकेंजी 7S मॉडल पे बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड देखेंगे और ये देखेंगे कि मैकेंजी 7S मॉडल को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, या कब कब आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि आप मैकेंजी 7S मॉडल को यूज़ करें। और फिर इस मॉडल को डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर 7S को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है या 7S का मतलब क्या है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि मैकेंजी 7S मॉडल जो है इसका बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली जो 7S मॉडल है इसको मैकेंजी एंड कंपनी के दो कंसल्टेंट्स थे, थॉमस जे पीटर्स और रॉबर्ट एच वाटरमैन। उन्होंने 1970 के अंदर अराउंड 50 ईयर्स अगो इस मॉडल को डेवलप किया। चूँकि वो मैकेंजी एंड कंपनी के कंसल्टेंट्स थे इसलिए इस मॉडल का नाम जो है वो मैकेंजी 7S मॉडल पड़ा। 7S इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया और हर एक एलिमेंट जो है वो S से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको 7S मॉडल कहते हैं। अब ये जो मैकेंजी एंड कंपनी है ये दुनिया के 65 ममालिक के अंदर 65 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। इसके जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी जो डायमेंशन है वो भी डिफरेंट है। इसके अंदर जो है वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। और ये जो है पूरी दुनिया को जो है ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। ये कारपोरेट स्ट्रैटेजी में, चेंज मैनेजमेंट के अंदर, या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाने या चेंज मैनेजमेंट को डील करने के लिए जो है ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। और ये मैकेंजी एंड कंपनी जो है ये पिछले 90 साल से अराउंड 90 ईयर्स जो है ये पूरी दुनिया को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन कंपनी है, वेल रीनाउंड कंपनी है जो कि मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स में दुनिया को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। और डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर वो एग्रीकल्चरल भी हो सकता है, वो मेडिकल की हो सकती है, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, वो डेटा साइंटिस्ट की हो सकती है, इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट की हो सकती है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में जो है ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है मैकेंजी एंड कंपनी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि 7S मॉडल है ना, ये बेसिकली है क्या चीज़। ये जो 7S मॉडल पीटर्स ने और वाटरमैन ने जो बनाया, ये 7S मॉडल जो है ये बेसिकली 7 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है कि ये वो 7 जो है एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स हैं जिनको अलाइन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो बेसिकली इस मॉडल के अंदर 7S को आइडेंटिफाई किया गया कि 7 ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि जिन एलिमेंट्स का अलाइन होना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर ये एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो जाते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब ये देखते हैं कि ये जो 7S मॉडल है इसको कब कब यूज़ करना चाहिए। व्हेन टू यूज़ मैकेंजी 7S मॉडल। इसको तब यूज़ करना चाहिए जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको मैकेंजी 7S मॉडल को यूज़ करना चाहिए। बिकॉज ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा टूल है जिसको अडॉप्ट करते हुए या इस टूल को इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इसको आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप नई स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नई स्ट्रेटजी को बनाना चाहते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, स्ट्रेटजी की इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है। इसको यूज़ करते हुए आप स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उन स्ट्रेटजी से उन आउटकम को ले सकते हैं जो आपके इंटेंडेड हैं, या जिस मकसद के लिए आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं वो डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल। इसके अलावा आप चेंजेस को जो नियर फ्यूचर में चेंजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकती हैं ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। क्योंकि मार्केट कंडीशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और उसका इम्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है। बिकॉज आपके जो कस्टमर्स की जो एक आपकी सेगमेंटेशन है, जो आपके पास कस्टमर्स हैं, टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उनकी अंदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंजेस आ सकती हैं।
इसके अलावा मार्केट कंडीशन के अंदर चेंजेस आने की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर चेंजेस लाना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल पेंडेमिक है, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज करना पड़ी। ठीक है, इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी उनका बिजनेस जो है वो श्रिंक हुआ। ठीक है, ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अलावा जो है इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो टोटली चेंज होगी पेंडेमिक की वजह से। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी जो है वो स्ट्रेटजीज़ में चेंज लाना पड़ी। ठीक है, तो जब कभी भी मार्केट कंडीशंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, उन चेंजेस को फोर्स ही करना। ठीक है, ये भी मैकेंजी 7S मॉडल के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेंजी 7S मॉडल को यूज़ करते हुए आप उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ये 7S मॉडल है, तो इस 7S मॉडल के अंदर आप उन एलिमेंट्स को बेसिकली इसके अंदर आप 7 एलिमेंट्स को डील करते हैं। तो इसके अंदर आप इस मॉडल को यूज़ करते हुए आप उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 7S मॉडल जो है ये आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करके आप ऑर्गेनाइजेशन को की इफ़ेक्टिवनेस को बेहतर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैकेंजी का 7S मॉडल जो है वो है क्या चीज़। चूँकि इसमें के अंदर जो है वो 7S है, तो इसका मतलब इसके अंदर 7 S हैं। सबसे पहले है स्ट्रैटेजी, फिर स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्किल्स, स्टाफ और इसमें सबसे एक कॉमन है वो है शेयर्ड वैल्यूज़। तो ये जो 7 एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे S से स्टार्ट होते हैं, इसी वजह से इसको 7S मॉडल कहते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स हैं इनको कहते हैं हार्ड एलिमेंट्स, और स्टाफ, स्किल्स और स्टाइल हैं इनको कहते हैं सॉफ्ट एलिमेंट्स। अब जो हार्ड एलिमेंट्स हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, इनको डिफाइन करना बहुत आसान है और ये सारे के सारे जो है वो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस से इनको ठीक किया जा सकता है। बिकॉज मैनेजमेंट जो है चाहे तो मैनेजमेंट ने ही स्ट्रेटजी बनानी होती है, उसने ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसी ने ही वर्क प्रोसेसेस या ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम्स हैं उनको डिफाइन करना होता है। तो ये जो हार्ड एलिमेंट्स हैं ये इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट होते हैं और जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर स्टाफ है, स्किल्स है, स्टाइल हैं, ये डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई होते हैं, डिफ़िकल्ट टू डिफाइन होते हैं बिकॉज ये इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ड एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वैसे ही सॉफ्ट एलिमेंट्स भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इन एलिमेंट्स पे वन बाय वन। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या बताती है? स्ट्रैटेजी बेसिकली आपका कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ये प्लान ऑफ एक्शन होता है टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव्स, सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव या सेट टारगेट। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करती है, ये एक रोड मैप देती है कि जिसके ऊपर चलते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक रोड मैप होता है, ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ये एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, उस डायरेक्शन के ऊपर चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। स्ट्रैटेजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन होता है। विजन और मिशन के अंदर वो चीज़ें शामिल होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है उसका क्या मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस विजन और मिशन के ऊपर ऑपरेट करती है, कौन से स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करना है। ठीक है, अच्छा, इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो आप ये कोर्स ऑफ एक्शन भी डिफाइन करते हैं कि कैसे आप सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हैं और फिर इसको सस्टेन कर सकते हैं। अब कंपैटिटिव एडवांटेज ये होता है कि कैसे आप अपने कंपैटिटर्स के ऊपर एडवांटेज को गेन कर सकते हैं। कंपैटिटर्स जो हैं वो किसी एक प्रोडक्ट के बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट के अंदर। जैसे फ़र्ज़ करें आप मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल लेते हैं तो इंटरनेशनल बड़ी मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं, जैसे सैमसंग है, आईफोन है, इसमें शाओमी है, हवावे है, टी कंपनी के मोबाइल्स हैं। तो ये बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं।
तो इन ब्रांड्स का आपस में कंपटीशन होता है, तो इसमें लीड वही करता है जिस जो कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छी है, वही जो है वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करता है और उसको फिर सस्टेन करता है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ कमांड कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट हायरार्की है वो कैसे काम करती है, कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो कैसे होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जो इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं वो कैसे हैं। इसके अलावा बॉस और सबऑर्डिनेट के दरमियान रिलेशनशिप है वो कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जो चेन ऑफ कमांड है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर चेन ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे होती है, वो आया सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट करती है और वो डिसीजन करने के बाद उसको कन्वे करती है डाउनवर्ड एम्प्लॉयज़ के अंदर। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, वो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर दी जाती है। मतलब जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं या जो सुपरवाइज़र होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही करती है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है, रिपोर्टिंग कल्चर कैसे होता है, बॉस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। जो थर्ड एलिमेंट है वो है सिस्टम्स। सिस्टम्स के अंदर आपके वर्क प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर आपकी वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अंदर एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, इसके अंदर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिस्टम्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, कॉस्ट की प्लानिंग होती है और सिस्टम्स के अंदर आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि किस तरह आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसके लिए आपको अपने वर्क प्रोसेसेस के अंदर काम करना होता है कि किस तरह आप मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो ले सकते हैं अपने प्रोसेसेस के थ्रू, ताकि और कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमम आए। फिर सिस्टम्स के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी शामिल होती है, स्किल डेवलपमेंट भी शामिल होती है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा है कि आप जो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस ट्रेनिंग नीड्स को एड्रेस किया जाता है थ्रू रिफ्रेशर कोर्सेज और टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनके अंदर नई से जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है। जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है तो एम्प्लॉयज़ को नए स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिलवाए ताकि वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और जो कस्टमर्स की डिमांड्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो है स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं, स्टाइल के अंदर ये है कि जो मैनेजर्स हैं या लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपने वर्कर्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन का क्या स्टाइल है, मैनेजमेंट का क्या स्टाइल है, ये लीडरशिप का स्टाइल कैसा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, अथॉरिटेरियन स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल है, ये ट्रांजैक्शनल स्टाइल है। कौन से स्टाइल को मैनेजर्स अडॉप्ट करते हैं या लीडर्स जो हैं कौन से स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्ट्रक्चर कैसा है। अगर तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो उसमें जो है वो आमतौर पर अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल जो है उसको फॉलो किया जाता है। अगर जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर डेमोक्रेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल जो है या मैनेजमेंट स्टाइल है इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, अगर फॉर्मल है तो यहाँ पे भी फॉर्मल स्टाइल जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इनफॉर्मल है तो यहाँ पे भी इनफॉर्मल जो है वो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा जब मैनेजर जो है वो इंटरेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, या लीडर्स जो है वो अपने वर्कर्स के साथ या फॉलोअर के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो इनफॉर्मल होगा। तो ये डिपेंड करता है, जो स्टाइल है ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो फिफ्थ एस है वो है स्टाफ। स्टाफ जो है
उसके अंदर जो है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उनकी सिलेक्शन है कि किस तरह आप एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट के जो तरीक़ेकार है वो इसके अंदर शामिल है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को उनकी एप्लीकेशन आएंगी, फिर उनको सॉर्टिंग की जाएगी, उनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, फिर उनकी सिलेक्शन होगी, उनके पास उनकी ट्रेनिंग है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी ट्रांसफ़र है, इस तरह उनके स्टाफ की रिटायरमेंट है या उनकी टर्मिनेशन है या उनकी रेजिग्नेशन के मैटर्स हैं, ये सारे के सारे इस के अंदर आते हैं, स्टाफ के अंदर। अब इसके बाद आता है स्किल्स। स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिटरमिन करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर को। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, उनके कैपेबल हैं कि वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं वैसे वो अपने स्किल सेट को चेंज कर सकते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को, नए मेथड्स को, नए टूल्स को लर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो ओवरऑल कॉम्पिटेंसीज जो है वो बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनामिक होती है कि वो चेंजेस को एड्रेस कर सकती है अगर उसके एम्प्लॉयज़ टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं और कैपेबल हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो इससे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो एट स्टेक होती है, बिकॉज जब तक आपके एम्प्लॉयज़ स्किल्ड नहीं होंगे, आप स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करेंगे या उनकी ट्रेनिंग के थ्रू उनके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, तब तक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब जो इन सब में कॉमन है इस मॉडल में जो एक सेंट्रल चीज़ है उसको कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज़। ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स जो थे ये हार्ड एलिमेंट्स थे, ये सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, जबकि ये सेंट्रलाइज्ड हैं कि ये इन सब के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कि ये ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, ये कोर वैल्यूज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोर वैल्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें शामिल है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हैं, कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ना वो कैसे है, कि कैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, कैसे वो अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, कैसे वो जो है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर में, ठीक है। तो ये वर्क कल्चर जो है ये सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के अंदर आता है, बिकॉज ये जो शेयर्ड वैल्यूज़ है ना ये सुपर ऑर्डिनेट गोल्स में आती हैं कि ये ओवरऑल डोमिनेट करती हैं इस 7S मॉडल के अंदर, ठीक है। इस शेयर्ड वैल्यूज़ के अंदर आपका विजन और मिशन होता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए जो है वो आप काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है वो कोऑपरेटिव हो, वो लर्निंग हो, वो डायनामिक हो। कि डायनामिक का क्या मतलब है कि जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो वर्क कल्चर है उसके अंदर भी चेंजेस हैं, और एथिकल कल्चर हो। एथिक्स का क्या मतलब है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, जो उसका इंटरेक्शन जो है एम्प्लॉयज़ के साथ या वर्कर के साथ वो एथिकल हो। इसी तरह को वर्कर रिलेशनशिप जो है उसके अंदर एथिक्स जो है उनका ख्याल रखा जाए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है उसको जो है वो प्रायोरिटी दी जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, लर्निंग है, कोऑपरेटिव है, मोटिवेटिंग है, इनोवेटिंग है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर। तो शेयर्ड वैल्यूज़ के अंदर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज़ होती हैं, विजन एंड मिशन होती है, वर्क कल्चर होता है, एथिक्स होती हैं। तो ये था मैकेंजी का 7S मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।